हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। सो कैट 2023 के लिए जो क्रैश कोर्स चल रहा है आज उसमें लेक्चर 19 है। तो आज हम लोग क्वांट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शंस एंड ग्राफ्स का पार्ट 2। तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर 18 उसमें फंक्शंस को हमने स्टार्ट किया था, फंक्शंस एंड ग्राफ्स पार्ट 1। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक वहां पर मैंने इंसर्ट किया हुआ है। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। क्या क्या टॉपिक्स आज कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इवन ऑड, फंक्शनल इक्वेशंस, ग्राफ्स एंड फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। इसी में हम लोग पढ़ेंगे एरिया अंडर क्लोज्ड रीजन। ओके, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या क्या होते हैं। तो अभी जो हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे सेट ए है, सेम सेट्स हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। सेट ए है हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, एंड सेट बी है, राइट, दिस इज सेट ए। सेट बी है हमारा पी क्यू आर। ये दो सेट्स हैं, राइट। और इससे कोई फंक्शन हमने बनाया पी क्यू आर। मैं यहाँ पर मैपिंग डायग्राम का यूज कर रहा हूँ, राइट, फंक्शन शो करने के लिए। तो ए टू बी एक फंक्शन है। सेट ए वी हैव 1 2 3 4 इसमें, राइट, 1 2 3 एंड 4। और सेट बी में क्या क्या है, सेट बी इसमें हमारे पास पी क्यू एंड आर। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास क्या क्या होता है, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। इस टाइप से हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है वन वन फंक्शन। फर्स्ट टाइप इज वन वन फंक्शन, वन वन, राइट। तो ए टू बी कोई फंक्शन वन वन कब होगा, ए टू बी, आपने सेट ए से सेट बी कोई फंक्शन बनाया है, फंक्शन एफ, तो वो फंक्शन वन वन कब होगा, जब जो सेट बी के एलिमेंट्स है ना, सेट ए के एलिमेंट्स का तो हम लोग जानते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए, राइट। तभी हम उसको फंक्शन कहते हैं। जब सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास सेट बी में एक यूनिक इमेज है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। वन वन फंक्शन कब बनेगा, तो जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं उनके लिए सेट ए के एलिमेंट्स प्री इमेज का काम करते हैं, राइट। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए सेट ए के एलिमेंट्स प्री इमेज का काम करते हैं। तो अगर ये प्री इमेज यूनिक है सेट बी के एलिमेंट्स के लिए, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, वन वन फंक्शन, राइट। एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। जीरो प्री इमेज हो चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। Is that fine? तो अब बताओ, अगर आप चाहते हो एलिमेंट पी की एक या एक से कम प्री इमेज हो, मतलब एट मोस्ट वन प्री इमेज हो, तो लेट से पी को हमने वन से ऐसे कनेक्ट कर दिया, पी की प्री इमेज वन है। ऐसी क्यू की प्री इमेज हमने बना दी टू सपोज, और आर की प्री इमेज हमने बना दी थ्री। प्रॉब्लम क्या है, अभी यह फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि जो सेट ए है उसमें एलिमेंट फोर की कोई भी इमेज नहीं है। तो कैन वी कंक्लूड कि वन वन फंक्शन होने के लिए सेट बी में कम से कम इतने एलिमेंट्स हों जितने सेट ए में हैं, तभी तो इसकी हर एक एलिमेंट की आप इमेज बना पाओगे सेट बी में। तो यहाँ पर सेट बी में सिर्फ थ्री एलिमेंट्स है, दैट्स व्हाई वन वन फंक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। वन वन फंक्शन के एग्जिस्टेंस के लिए व्हाट शुड बी द कंडीशन, if number of elements in set A is small a and number of elements in set B is small b, then condition क्या होनी चाहिए, it implies one one function के existence के लिए B should be greater than equals to small a। जो number of elements in set B है that should be at least equal to number of elements in set A। तो अगर मैं इन्हीं सेट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, जैसे पी क्यू आर है, अगर इसमें एस एंड टी 5 एलिमेंट्स ऐड कर दूं, यहाँ पर भी सेम, राइट, इसमें भी हम लोग आर के साथ में एस एंड टी को ऐड कर दें यहाँ पर, राइट, एस एंड टी। तो अब आप इधर वन वन फंक्शन बना पाओगे। 4 को कनेक्ट कर दो एस के साथ, तो एस की भी प्री इमेज 1 हो गई और टी की प्री इमेज 0। तो किसी भी एलिमेंट की, सेट बी के किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज 1 से ज्यादा नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज वन वन फंक्शन। ये कंडीशन, ओके, ठीक है। सेकंड हमारे पास ऑन टू फंक्शन, और पहले मैनी वन को देख लो एक बार, क्योंकि वन वन से ही कनेक्टेड है। मैनी वन फंक्शन,
मेनी वन फंक्शन के लिए क्या बोल पाओगे आप? मेनी वन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी न किसी एलिमेंट की प्री इमेज मल्टीपल होनी चाहिए, राइट? इसको आप लिख लो यहां पर, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी must have multiple pre-image in set A, multiple pre-images in set A, राइट? कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए। तो जैसे आप इसमें एक काम करो, जो हमने एग्जांपल ऊपर बनाया हुआ है, अगर 4 ऐसे कनेक्टेड ये नहीं है तो हम एक काम करते हैं, 4 को कनेक्ट कर देते हैं R के साथ। ये 4 है और इसको हम कनेक्ट कर दें R या Q के साथ, लेट से। तो अब आप कह पाओगे कि ये जो फंक्शन है ये मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट Q है सेट P का, उसकी मल्टीपल प्री इमेज होगी। सेट B में जो एलिमेंट Q है उसकी एक प्री इमेज है 2 और एक प्री इमेज है 4। इट्स कॉल्ड मेनी वन फंक्शन, राइट? नाउ थर्ड चलते हैं हम लोग ऑन टू फंक्शन पर। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन किसको बोल रहे हैं, राइट? एक बार देख लो इसको भी, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि जो हमारा पास में सेट बी है उसका कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। हर किसी एलिमेंट की एक ना एक प्री इमेज होनी चाहिए। इसको आप ऐसे लिखो, each and every element of set B, each and every element of set B must have at least one preimage in set A, one preimage, right, in set A, ओके? तो हर किसी एलिमेंट की, सेट बी के हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्रीइमेज होनी चाहिए। आप एक चीज बताओ, मैक्सिमम प्रीइमेजेस हमारे पास कितनी है? 4, राइट? अगर सेट ए में 4 एलिमेंट्स है तो 4 प्रीइमेजेस हैं बेसिकली हमारे पास, राइट? ठीक है, तो अगर सेट बी में हमारे पास 4 या 4 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो क्या हम हर एक एलिमेंट को ऑक्यूपाई कर पाएंगे? और यू कैन से, क्या सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज पॉसिबल हो पाएगी? नो, क्योंकि सेट बी में, जैसे यहां पर अभी सेट बी में 5 एलिमेंट्स हैं। अब सोचो इन 5 एलिमेंट्स की अगर आप इमेज बनाना चाहो हर एक एलिमेंट की, तो जैसे इसको यहां से हटा दे, 2 की इमेज है Q, 3 की इमेज R, और आप क्या कर सकते हो, 4 की इमेज S, राइट? क्योंकि 4 ही हमारे पास प्री इमेजेस अवेलेबल है, तो एटमोस्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ सेट बी की प्री इमेज आप बना पाओगे। 5th की कहां से बना पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है ना, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में स्मॉल ए हैं एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये स्मॉल बी है, तो कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए? सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो एटमोस्ट किसके बराबर हो सकते हैं? सेट ए के एलिमेंट्स के। दिस स्मॉल बी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल ए, तभी जाकर के वो ऑन टू फंक्शन बन पाएगा। तो जैसे आपने टी यहां से हटा दिया तो अब ये ऑन टू फंक्शन है, राइट? अगर आपने एस को भी हटा दिया और 4 को मैप कर दिया लेट से आर के साथ, तो भी ये ऑन टू फंक्शन है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि सेट बी के हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, राइट? ठीक है, ऑन टू। अब ऑन टू जैसा ही फंक्शन हमारे पास इनटू फंक्शन, फोर्थ वन इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कब बोलेंगे इसी को? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन की कंडीशन क्या है? तो इसमें ऑन टू का जस्ट उल्टा, हम कह रहे हैं कि ऑन टू में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, इनटू में है कि कम से कम एक एलिमेंट फ्री होना चाहिए, राइट? तो क्या कंडीशन आ जाएगी? एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी
must not have any preimage in set A. Any preimage in set A. सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी सेट ए में कोई भी प्रीइमेज नहीं है। तो पी क्यू आर एस और टी ऐसे ऐड कर दो। तो अब ये इनटू फंक्शन बन गया क्योंकि एस एंड टी की कोई भी प्रीइमेज नहीं है यहाँ पर। ऑलराइट, तो ऐसे करके हम इनको बना सकते हैं, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इनटू। नाउ द लास्ट वन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव कब बोलेंगे उसको? जब वो वन वन एज वेल एज ऑन टू दोनों होगा। तो एक बार उसकी भी कंडीशन देख लेते हैं, राइट। सो फिफ्थ टाइप ऑफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। फिफ्थ टाइप बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन की कंडीशन क्या है? बाइजेक्टिव बोलते हैं उसको तब जब वो वन वन एज वेल एज ऑन टू दोनों होता है। बाइजेक्टिव मीन्स बोथ वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू। अब बताओ, वन वन के लिए कंडीशन है बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, और ऑन टू के लिए कंडीशन है बी शुड बी लेस देन इक्वल टू ए। अगर आप दोनों को सेम टाइम ट्रू करना चाहते हो तो कहना इसे कंडीशन विल बी बी शुड बी इक्वल टू ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, तब वो फंक्शन है। वन वन कब है? जब सेट बी के हर एक एलिमेंट की यूनिक प्रीइमेज है सेट ए में। और ऑन टू कब है? जब सेट बी की एग्जैक्टली मतलब एटलीस्ट वन प्रीइमेज है। तो इस केस में क्या होगा? सेट बी के हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली वन प्रीइमेज होगी सेट ए में, दोनों में इक्वल आना चाहिए। तो ए 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, और सेट बी हमारा आ गया पी क्यू आर एंड एस, आर एस। तो ये बाइजेक्टिव कब बनेगा? जब आप वन को लेट से क्यू से आपने ज्वाइन किया, टू को ज्वाइन किया पी से, थ्री को ज्वाइन किया आर से, एंड फोर को ज्वाइन किया एस से, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन वन वन भी है, राइट, और ऑन टू भी है। सेट बी का कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, राइट। इन केस ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन रेंज इज ऑलवेज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इज ऑलवेज इक्वल टू कोडोमेन। बात भी समझ आ रही है ये, राइट? ठीक है। सेम चीज ऑन टू के लिए भी ट्रू है। ऑन टू में भी क्या होगा? रेंज इज ऑलवेज इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि कोई एलिमेंट फ्री नहीं है ना। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन ऑल्सो, राइट। नाउ थोड़ा इससे आगे मूव करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन से। सो नेक्स्ट हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। मैं यहाँ पर दो फंक्शंस का एग्जांपल लेता हूँ। एक फंक्शन है हमारे पास f, सो fx इज इक्वल टू लेट से 3x प्लस 4, राइट। और एक g फंक्शन है gx इज इक्वल टू 2 माइनस x, लेट से 2 माइनस x। तो मल्टीपल फंक्शंस जिसमें इन्वॉल्व होता है, या यू कैन से फंक्शन ऑफ फंक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। जैसे अगर आप यहाँ पर f ऑफ f लिखना चाहो, f सर्कल f बोलते हैं इसको, तो f ऑफ f इसको आप अगर लिखना चाहो तो किसके बराबर होगा? फंक्शन ऑफ x इज 3x प्लस 4, सो कैन आई से फंक्शन ऑफ fx इज 3fx प्लस 4। जहां पर x है वहीं पर fx आ जाएगा, दैट्स इट। 3 टाइम्स fx प्लस 4। अब fx को यहाँ पर रिप्लेस करते हो तो 3 टाइम्स fx है कितना एक्चुअल में? 3x प्लस 4, और उसमें आप 4 ऐड कर दो। तो ऐसे करके आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को फाइंड आउट कर पाते हैं। 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12 4 16। तो f ऑफ fx आ जाएगा 9x प्लस 16। अगर आपको एक स्टेप और आगे जाना है, f ऑफ fx, तो उसी को फर्दर आप रिपीट कर सकते हैं इसी स्टेप। या फिर अगर आपको g ऑफ fx निकालना है, g सर्कल f, राइट, तो क्या होगा? gx है 2 माइनस x, तो g सर्कल fx क्या होगा? 2 माइनस fx। अब यहाँ पर fx को इंसर्ट कर दो, fx की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे तो 2 माइनस fx कितना? 3x प्लस 4। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा? -3x एंड -2।
ऐसे करके कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, राइट। नाउ एक दो क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। सो इफ fx is 4x plus 13 and gx is x square plus 7, I hope we can easily find f circle G3 and G circle F3। तो f circle G3 कैसे फाइंड आउट करोगे? fx कितना है? 4x plus 13। तो f सर्कल gx कितना होगा? 4gx plus 13। ये पार्ट कितना होगा? 4gx plus 13, gx plus 13। तो आपको निकालना है f सर्कल G3, तो इसको बोलते हो 4g3 plus 13। अब बताओ G3 कितना है? G3 को आप कैलकुलेट करोगे तो 3 स्क्वायर, यहां से 3 स्क्वायर 9 plus 7 16, तो 4 into 16 plus 13 into 16 plus 13, 16 4 जो 64 plus 13 is 77, राइट। ये आ गया। ऐसी GOF3 ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, आसान सा है। नेक्स्ट है इफ fx is 12x plus 13 अपॉन 17x minus 12, तो आपको ये कितना टाइम्स निकालना है? f सर्कल f f f f एंड f 6 टाइम्स बेसिकली। तो थोड़ा सा लेंथी देखते हैं, फिर बाद में इसकी टेक्निक भी समझेंगे कि और किस आसान मेथड से इसको कर सकते हैं, राइट। तो देखो एक बार, इफ f of fx is this f of x, तो f सर्कल f कितना होगा? सर्कल fx ये कितना होगा? सो दिस विल बी 12। x की जगह पर क्या रखोगे? fx which is 12x plus 13 अपॉन 17x minus 12, 17x minus 12 ये आया। और इसमें प्लस क्या कर दिया हमने? 13 डिवाइड बाई 17x minus 12 है, तो उसको लिखो 17, x की जगह लिखो fx की वैल्यू विच इज 12x plus 13 अपॉन 17x minus 12, x minus 12, और बाकी इधर कितना आएगा? -12, x minus 12 एंड -12। ये नंबर कितना आएगा? राइट, दिस इज इक्वल टू, तो 17x minus 12 न्यूमरेटर वाला जो पोर्शन है उसमें एलसीएम बनेगा, और डिनोमिनेटर वाले पोर्शन में भी 17x minus 12 एलसीएम बनेगा। तो उसको हम लोग हटा देंगे बेसिकली आफ्टर टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद उसको हटा देंगे। तो अभी देखो ऊपर कितना आएगा? 12 into 12x is 144x, 144x, 12 into 13 is 156 plus 156 plus 17x into 13 is how much? तो 17 into 10 is 170 and 17 into 3 is 51. 170 plus 51 is 221, तो plus 221x, और बाकी माइनस 13 12 जा 156, और बाकी इसमें जो एलसीएम था वो था 17x minus 12, तो उसको यहाँ पे लिखना कोई फायदा नहीं क्योंकि एट द एंड कैंसिल आउट हो ही जा रहा है। तो डिवाइड बाई, सीधे मैं लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर वाला पार्ट, 17 into 12x, तो 17 10 जा 170, याद गया जाएगा 304x, 17 into 13 is plus 221 minus 17x into 12 is how much? 304x, again this is 304x, right, minus 304x, और बाकी क्या आएगा? -12 into -12 is plus 144, right, -12 and -12 is plus 144। देखो ये नंबर कितना आ रहा है ओवरऑल हमारे पास, सो दिस इज इक्वल टू 144x plus 221x is how much? 14, right, and 22 is 36, so 365x in the numerator, बाकी का कैंसिल आउट हो गया। डिवाइड बाय 304x minus 304x कैंसिल आउट, 221 plus 144 is 365, तो हमारा f o fx, f सर्कल fx कितना आ गया? हमारा x आ गया। दैट्स इट। जैसे ये x आ गया, अब आप इसकी साइकिल समझ जाओगे, राइट। बताओ अगर f ऑफ fx हमारा x के बराबर है, तो बेसिकली इसको आप क्या बोल दोगे? इतने पार्ट को x बोल दोगे। तो f ऑफ x मतलब इतने पार्ट को क्या बोलोगे? fx,
तो इस पार्ट को क्या बोलोगे x, तो इस पार्ट को क्या बोलोगे f ऑफ fx, इस पार्ट को क्या बोलोगे x। आवर आंसर इज x। समझे? एक बार मैं वापस से बता रहा हूं इसको, देखो fx क्या है 12x प्लस 13 अपॉन 17x माइनस 12 और f ऑफ fx क्या है x। तो कैन वी से f ऑफ fx ये किसके बराबर है? आप इस पार्ट को x कह रहे हो ना, तो ये किसके बराबर है? fx के बराबर, राइट। दैट मीन्स f ऑफ fx ये किसके बराबर होगा, राइट? ये किसके बराबर होगा? तो आप इतने पार्ट को क्या कह रहे हो प्रीवियस स्टेप से fx, तो ये बराबर होगा f ऑफ fx के, विच इज इवेंचुअली x। ये आप प्रूव कर चुके हो, राइट। 4 टाइम्स f की बात हो गई। जैसे 5 टाइम्स f आएगा तो आंसर आएगा fx, और जैसे 6 टाइम्स f आएगा तो आंसर आ जाएगा x। तो आवर फाइनल आंसर विल बी x। आंसर इज इक्वल टू x। ओके, ऐसा आप बता सकते हो। तो आपको बस इस स्टेप तक पहुंचना होता है, राइट। चाहो तो शॉर्टकट भी याद रख सकते हो। इफ, ये शॉर्टकट है, नोट कर लेना। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन cx माइनस a, देन f of fx is always x। मतलब आपको बस ये देखना है a माइनस है, दैट्स इट। अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो आप डायरेक्टली f सर्कल f को x लिख दो, सिंपल, बिना किसी कैलकुलेशन के। याद रख लेंगे, आसान सा है, राइट। एग्जाम में हो सकता है हमारा टाइम इससे काफी सेव हो जाए अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो, राइट। नेक्स्ट चलते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन पर। तो इवन एंड ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं, राइट। अगर आपके पास में f ऑफ माइनस x करने से वो fx के बराबर आ जाए तो आप उस फंक्शन को बोल दोगे इवन फंक्शन। लेकिन अगर f ऑफ माइनस x करने से वो माइनस ऑफ fx के बराबर आ जाए तो आप उस फंक्शन को बोल दोगे ऑड फंक्शन। सिंपल, ये डेफिनेशन है, सिंगल लाइन डेफिनेशन। इसी को याद रखिए, इसी से बात बन जाएगी। तो f ऑफ माइनस एक्स इज fx। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन बताओ इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप बताओगे fx तो एक्स स्क्वायर के बराबर है, राइट। अगर f ऑफ माइनस एक्स करेंगे इसको तो किसके बराबर आएगा? माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या नहीं से माइनस एक्स का स्क्वायर भी हमारा एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, और दिस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट fx। तो f ऑफ माइनस एक्स करने से वो fx के ही बराबर आ गया है फाइनली। तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, राइट। लेकिन अगर वहीं पर आप एग्जांपल लो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो अब बताओ f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एक्स का होल क्यूब। माइनस एक्स का होल क्यूब क्या होता है? माइनस ऑफ एक्स क्यूब, एंड माइनस ऑफ एक्स क्यूब क्या है? माइनस ऑफ एफ एक्स। तो माइनस ऑफ एफ एक्स, अगर हमारा f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ गया, दैट मीन्स ये फंक्शन कैसा है? ऑड फंक्शन। सिंपल, राइट। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल इक्वेशंस। इससे रिसेंटली जो हमारा कैट एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं फंक्शनल इक्वेशन से, तो इस पोर्शन को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, कुछ पर्टिकुलर सिनेरियोज में आपको फंक्शन नहीं बताया जाता कि कौन सा फंक्शन होगा, लेकिन आपको एक फंक्शनल इक्वेशन वहां पर दी जाती है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको वहां पर समझना होता है, आपको वहां पर रिकॉग्नाइज करना होता है कि कौन सा फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, कौन सा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है? तो वो फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स। x कैसे? अगर आप इसमें x को x प्लस वाई से रिप्लेस करो तो f ऑफ x प्लस वाई किसके बराबर होगा? k टाइम्स x प्लस वाई के बराबर होगा। और k टाइम्स x प्लस वाई अगर लिखा हुआ है तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो kx प्लस ky में। अब समझो kx प्लस ky है, kx को क्या लिख सकते हो? fx, और ky को क्या लिख सकते हो? fy।
तो यही तो हमारी फंक्शनल इक्वेशन थी कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो जब भी ये वाली फंक्शनल इक्वेशन आपको दी जाएगी तो आप क्या एज्यूम करोगे कि फंक्शन है हमारा के एक्स, दैट्स राइट। सो एफ एक्स शुड बी इक्वल टू के एक्स इन केस फंक्शनल इक्वेशन इज एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, ये पहली इक्वेशन की बात है। अब दूसरी इक्वेशन पर चलते हैं। वो इक्वेशन हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, राइट। तो यहां पर कौन सी फंक्शनल इक्वेशन आएगी? तो इन दिस केस एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, राइट। एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। आप सोचो, अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को करते हो, एफ एक्स ए की पावर एक्स है, आपने लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो है ए की पावर एक्स प्लस वाई। और ए की पावर एक्स प्लस वाई क्या होता है? ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। ए की पावर एक्स को क्या लिखोगे? एफ एक्स, और ए की पावर वाई को क्या लिखोगे? एफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, यहां से सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। नाउ थर्ड वन, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, राइट। तो इस केस में जो फंक्शन होगा एफ एक्स, वो होगा हमारा के टाइम्स लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। ठीक है, खुद से चेक करके देख लेना। एफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। एंड जो लास्ट केस है उसमें हमारा फंक्शन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स वाई इज एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो इन दिस केस एफ एक्स इज इक्वल टू, यू कैन राइट एक्स की पावर के। एफ एक्स इज एक्स की पावर के, जैसे लास्ट वाले के बाद देख लो, अगर एफ एक्स एक्स की पावर के है तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा? एफ ऑफ एक्स वाई होगा हमारा एक्स वाई की पावर के, राइट। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर के लिखोगे इसको, एक्स इंटू वाई की पावर के। अगर एक्स वाई की पावर के है तो ये आ जाएगा एक्स की पावर के इंटू वाई की पावर के, और एक्स की पावर के किसके बराबर है? एफ एक्स के। वाई की पावर के किसके बराबर होगा? एफ वाई के। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये वाली फंक्शनल इक्वेशन हमारी आ गई, राइट। ये चारों एग्जाम्पल, मतलब चारों सॉल्यूशन याद रखना फंक्शनल इक्वेशन के, ठीक है, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। नाउ नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, इफ ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस 5 टाइम्स एफ वन बाई एक्स इज 10x प्लस 4 बाई एक्स, फाइंड एफ एक्स। यहां पर थोड़ी सी सिमिलरिटी है, मतलब एफ एक्स 10x, एफ वन बाई एक्स 4 बाई एक्स। तो जैसे एफ एक्स है और एफ वन बाई एक्स है, तो आप इसमें काम कर सकते हो, आप x को रिप्लेस करो 1 बाई एक्स से, राइट। अगर आपने x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस किया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ट्वाइस ऑफ एफ वन बाई एक्स प्लस 5 टाइम्स एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स प्लस 4x, ये इक्वेशन बन जाएगी। आपको f2 चाहिए, मतलब आपको बेसिकली fx चाहिए, तो आप बोल दो ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 है। अब बताओ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों से कुछ कुछ हेल्प लेकर के क्या हम f1 बाई एक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं? ये तो काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई है ना, 2 वेरिएबल्स में। वन ऑफ द वेरिएबल इज fx और जो दूसरा वेरिएबल है वो क्या है? f1 बाई एक्स। तो आप f1 बाई एक्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। उसके लिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? 2, उसमें से आप माइनस कर दो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या बनेगा? जब 5 टाइम्स f1 बाई एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन गया 10 टाइम्स f1 बाई एक्स। और जब आपने इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो उसमें भी क्या बन गया? 10 टाइम्स f1 बाई एक्स। दोनों का डिफरेंस लिया तो वो एलिमिनेट हो गया। तो आपके पास क्या बचा? फर्स्ट इक्वेशन से 4fx और यहां से 25fx, दैट मीन्स आपके पास बचा -21fx, राइट। और ये किसके बराबर है? -21fx किसके बराबर है? यहाँ पर 10x का ट्वाइस हुआ था, राइट। 2 से मल्टीप्लाई है ना फर्स्ट इक्वेशन को, तो 20x कितना माइनस कर रहे हो उसमें से?
4x का 5 टाइम्स 20x उसमें से माइनस कर रहे हो तो वो तो एलिमिनेट हो गया। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट 4/x का ट्वाइस क्या था, यहाँ पर 8/x और यहाँ पर 50/x। 8/x में से 50/x को आपने माइनस किया तो -42/x बचा। -21 से -42 डिवाइड किया आपने तो fx कितना बचा, 2/x। अब जो भी आपसे पूछेगा इजीली आंसर कर पाओगे। fx आपके पास आ गया तो अब आपसे कुछ भी पूछ लेगा, आप यहाँ पर आंसर कर पाओगे। f2 पूछा गया है तो f2 is 2/2, आंसर इज 1। सिंपल, राइट। नाउ नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कह रहा है। इफ f of x plus f of 1 minus x is 8, find the value of f1/50 plus f2/50 up to f49/50। ठीक, तो ये काइंड ऑफ यू कैन से सिमेट्रिकल प्रॉब्लम, मतलब सिमेट्रिकल आपसे पूछा गया f1/50 और f49/50, इससे कुछ तो बनेगा। देखो, अगर आप गिवन इक्वेशन में x को 1/50 रखते हो तो f of 1/50 एंड प्लस f of 1 minus 1/50 कितना बना, 49/50 बन गया ना, 9/50, और वो कितना दिया हुआ है आपको, 8 के बराबर दिया हुआ है। तो ऐसे ही करके आप पेयर्स बना सकते हो ना सिमेट्रिकल टर्म्स के। 1/50 49/50 के साथ पेयर बनाएगा, 2/50 48/50 के साथ पेयर बनाएगा। टोटल टर्म्स कितनी है, 1 से लेकर 49 तक है, तो कितने पेयर्स बनेंगे, 49 तो ऑड नंबर हुआ, तो 48 टर्म्स के तो पेयर बन जाएंगे और एक मिडिल वाली टर्म बच जाएगी 25/50, राइट। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 8 इंटू 24 पेयर्स बने एंड प्लस एक हमारा f बच गया, f 25/50 हमारे पास बच जाएगा, राइट। आई होप सोच पा रहे हैं आप यहां तक, ठीक है। 8 इंटू 24 इज 192 प्लस f 25/50, तो अगर आप गिवन इक्वेशन में 25/50 पुट कर दो x की वैल्यू, राइट, तो f 25/50 प्लस f 1 माइनस 25/50, वो भी कितना होगा, f 25/50। तो f 25/50 प्लस f 25/50 इज 8, तो f 25/50 कितना हो गया, 4। ये 8 है तो ये 4 हुआ, तो 192 प्लस 4 इज 196, राइट। आई होप आपको एग्जांपल क्लियर हो गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ग्राफ्स पर। तो ग्राफ्स में बेसिकली आपको कुछ बेसिक ग्राफ्स याद रखने होते हैं और फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना होता है, उसके बाद आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक ग्राफ्स जैसे fx इज इक्वल टू x है हमारे पास, ये फंक्शन fx इज इक्वल टू x। तो आप जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो x एंड y एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं, राइट। ये हमारा x है और y बेसिकली क्या होते हैं, y होता है हमारा fx के बराबर, y इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आप जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो बेसिकली y इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, y इक्वल टू x इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिस वे। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू fx का है। अब अगर ऐसे ही fx इज इक्वल टू मोड x है हमारे पास, तो मोड x का ग्राफ कैसे होता है, ये ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं। तो मोड x का ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से, ये हमारा मोड x का ग्राफ है, राइट। fx इज इक्वल टू मोड x का। देन आ जाता है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ, तो fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये होता है अपर पैराबोला ग्राफ, अपर पैराबोला, राइट। तो कुछ बेसिक ग्राफ्स है वो तो आपको मतलब एक तरह से याद रखने होंगे, ठीक है। फिर उन्हीं से आप उनको ट्रांसफॉर्म करोगे, कुछ प्रॉपर्टीज में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड पर। तो कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसफॉर्मेशन के आप याद रखोगे जिससे आप इनसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स भी आराम से ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे और बेसिक ग्राफ्स की बात करें तो fx इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। तो 1/x का ग्राफ कैसे होगा, कुछ इस टाइप से fx इज इक्वल टू 1/x हमारा आ जाएगा दिस वे, राइट। देन आ जाता है fx इज इक्वल टू x क्यूब। तो
एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं आप, कुछ इस टाइप से आप एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ड्रॉ करते हैं। देन आ जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ, लॉग एक्स। ये ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, कुछ इस टाइप से, राइट। देन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप से आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और भी कुछ कुछ होते हैं, लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, इनको आप याद रखेंगे तो आपका कुछ हद तक काम चल जाएगा। ओके ना, अब चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टीज है उन पर। फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आपको एक स्टैंडर्ड ग्राफ आप जानते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस 3 का ग्राफ, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। अब एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स को आपको याद रखना है, राइट, लेकिन वहां से मोड एक्स प्लस 3 पर कैसे जाने वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन मोड एक्स का ग्राफ तो आपको खुद से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपको बेसिकली क्या चाहिए, आपको एफ एक्स के ग्राफ को किसमें ट्रांसफॉर्म करना है, आपको एफ एक्स के ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना है एफ ऑफ एक्स प्लस के ग्राफ में। के इज अ पॉजिटिव नंबर, यू कैन से। तो एफ एक्स के ग्राफ को एफ ऑफ एक्स प्लस के तक आप लेकर के जाना चाहते हो। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 3 आप बनाना चाहते हो, तो मोड एक्स आप जानते हो, उसको मोड एक्स प्लस 3 में कैसे कन्वर्ट करोगे बेसिकली, ठीक है। तो इसके लिए आप जो पूरा आपका ग्राफ है ना एफ एक्स का ग्राफ, उसको आप के यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्ट ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ग्राफ ऑफ एफ एक्स के यूनिट्स लेफ्टवर्ड्स, ओके। तो आप जानते हो मोड एक्स का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस टाइप से मोड एक्स का ग्राफ दिखता है, ये ग्राफ। अब अगर आपसे मोड एक्स प्लस 3 पूछा जाता है, ये हमारा मोड एक्स है, तो मोड एक्स प्लस 3 के लिए क्या करोगे, पूरे ग्राफ को 3 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट कर दोगे, मतलब कुछ इस टाइप से बन जाएगा, शेप तो वही रहेगी। तो ये ग्राफ बनेगा हमारा मोड एक्स प्लस 3 का, 3 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट किया है, मतलब पहले ओरिजिन पर यहाँ यू कैन से कॉर्नर ले रहा था, अब ये कॉर्नर कहां पर ले रहा है, -3,0 पर, सिंपल, क्योंकि आपने 3 यूनिट उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर ऐसे ही x माइनस के का ग्राफ बनाना हो, एफ ऑफ एक्स से आपको किसका ग्राफ बनाना है, एफ ऑफ एक्स माइनस के का, तो वो कैसे बनेगा, अब आप उसको के यूनिट्स राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, के यूनिट्स राइट शिफ्ट, ठीक है। एफ एक्स के ग्राफ को के यूनिट्स आप राइट शिफ्ट कर लो। थर्ड, आपको एफ एक्स से ग्राफ बनाना हो एफ ऑफ एक्स एंड प्लस के का, अब ये के बाहर है, मतलब अगर आपको मोड एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाना हो, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों डिफरेंट चीजें हैं, राइट, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट। तो अगर आपको ऐसे बनाना है तो उसके लिए आप के यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट करेंगे एफ एक्स के ग्राफ को, के यूनिट्स अप शिफ्ट, अपवर्ड शिफ्ट, राइट। और ऐसे ही फोर्थ पार्ट, एफ एक्स के ग्राफ को आपको बनाना हो एफ ऑफ एक्स माइनस के में, इसमें कन्वर्ट करना है, तो के यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट फिर ये करना पड़ेगा आपको, डाउनवर्ड शिफ्ट, राइट। नाउ नंबर 5, अगर आपको एफ एक्स के ग्राफ से एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, एफ एक्स के ग्राफ से एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो इसके लिए आप मिरर इमेज लोगे वाई एक्सिस में,
मिरर इमेज इन y एक्सिस, इन y एक्सिस। y एक्सिस को कंसिडर कीजिए एज अ मिरर और उसमें fx ग्राफ की इमेज ले लो। जैसे मिरर इमेज का मतलब क्या होगा यहाँ पर, y एक्सिस में मिरर इमेज का मतलब, अगर कोई ग्राफ आपके पास इस टाइप से था, लेट से, जस्ट एक एजम्पशन, तो y एक्सिस को आपने मिरर कंसिडर किया। ये अगर मिरर है तो उसकी मिरर इमेज कैसे बनाओगे आप ग्राफ की? मिरर इमेज इस टाइप से बन जाएगी, ऐसे, राइट? तो ये है मिरर इमेज का मतलब। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ नेक्स्ट है, अगर आपको fx के ग्राफ से माइनस ऑफ fx का ग्राफ बनाना है, पॉइंट नंबर 6, इफ यू वांट कि आपको fx से माइनस ऑफ fx का ग्राफ चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे? मिरर इमेज इन x एक्सिस, मिरर इमेज इन x एक्सिस। मतलब अब जो मिरर है वो शिफ्ट हो गया, पहले मिरर y एक्सिस था, अब वो मिरर क्या बन गया? x एक्सिस। तो उसमें आपको इमेज लेनी है, मिरर इमेज। अतः जैसे कोई ग्राफ कुछ इस टाइप से था, लेट से, तो अब जो हमारा x एक्सिस है वो इमेज मिरर बन गया है, ये वाला। तो इसमें इमेज कैसे बनेगी इसकी? इस टाइप से, राइट? तो ये 6 बेसिक पॉइंट्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। इनकी हेल्प से आप सारे ग्राफ्स अपने इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बस स्टैंडर्ड ग्राफ जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको याद रखना है। नाउ अब चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को टैकल करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ fx इज मिनिमम ऑफ 14x, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। इसको ग्राफ के लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं, राइट? ओके, तो अगर मैं ये दो ग्राफ्स ड्रॉ करूं, एक ग्राफ में ड्रॉ करूं fx इज इक्वल टू 14x का, और एक ग्राफ में ड्रॉ करूं fx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32 का, राइट? तो fx इज इक्वल टू 14x का ग्राफ ड्रॉ किया हम लोगों ने, इज इक्वल टू 14x का ग्राफ। तो ये तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, बस इसकी स्लोप थोड़ी बढ़ जाएगी। fx इज इक्वल टू 14x, ये ग्राफ हो गया, इज इक्वल टू 14x। दूसरा हमें ग्राफ ड्रॉ करना है fx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32 का। तो उसके लिए पहले आप fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ और उसको ट्रांसफॉर्म करो, मल्टीपल स्टेप्स लगेंगे। देखो कैसे होगा। अब यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये होता है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट? कुछ इस टाइप का ग्राफ है ये, ठीक है? थोड़ा सिमेट्रिक होकर ओरिजिन को टच करेगा। सो दिस इज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मतलब आप चाहते हो इसी ग्राफ को किस में कन्वर्ट करना? fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली आप fx के ग्राफ से माइनस ऑफ fx का ग्राफ बनाना चाहते हो। मिरर इमेज कौन सा बनेगा? x एक्सिस। जैसी x एक्सिस मिरर इमेज बना तो उसकी मिरर इमेज कुछ इस टाइप से आ गई, यहाँ पे ऐसे ग्राफ बन गया, राइट? अब इससे आपको, राइट, यहां से हम यहां पर पहुंचे। अब यहां से कहां पर पहुंचना है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32 पर। तो माइनस ऑफ, मतलब fx तो आ चुका है आपके पास, अब बेसिकली एक ग्राफ आ चुका, अब उसको प्लस 32 करना है, तो अपवर्ड शिफ्ट कर दो 32। अब अगर इसको आप 32 अपवर्ड शिफ्ट करोगे तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। ये किसका ग्राफ है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32 का एक ग्राफ आ गया, राइट? तो कॉमन ग्राफ हमारा बन गया। तो इस टाइप से इसको बना दो यहाँ पर, तो ऐसे एक्सटेंड होगा। तो कुछ आप ऐसे इसको बना सकते हो, राइट? ये हमारा ग्राफ है, ठीक है? अब देखो कि हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑफ 14x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32। fx हमारा मिनिमम है इन दोनों में से। तो जब ये ग्राफ ऐसे बना रहे हो तो मिनिमम कौन सा आता रहेगा, उस हिसाब से हमें देखना होगा, राइट? तो मिनिमम के लिए आप क्या करोगे? जैसे ये वाला पोर्शन हटा दो, जस्ट अ सेकेंड, इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है ना, तो ये हटा दो, हमें मिनिमम वाला चाहिए, राइट? तो ये इधर से आप ये वाला हटा सकते हो ऐसे,
क्योंकि हमें तो मिनिमम वाला चाहिए। जो जो ऊपर आता रहेगा ना ग्राफ, उसको आप हटाते रहो, बस हमें मिनिमम वाला ही चाहिए, ऐसे, राइट। तो मैक्सिमम कहां पर बनेगा? जहां पर ये इक्वल होगा, बोल सकते हैं ऐसे, जहां पर दोनों इक्वल है वही तो मैक्सिमम है ना दोनों का। उससे ऊपर तो नहीं जा रहा है, अभी नीचे ही जा रहा है बेसिकली, राइट, सिंपल बात। तो अब ये इक्वल कहां पर होंगे? तो दैट मीन्स इक्वल ये कहां पर है? 14x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32, इस पॉइंट पर ये इक्वल है। तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी? तो एक क्वाड्रेटिक बन रही है बेसिकली, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14x और अदर एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स 16 टू 32 और 16 माइनस 2 14x, तो आप बना पाओगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 2x एंड माइनस 32 इज इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू माइनस 16 और x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू माइनस 16 कौन सी वैल्यू बता रहा है? एक जगह यहाँ पर भी तो इक्वल होंगे ना दोनों, x इज इक्वल टू माइनस 16 पर यहाँ पर भी ये जाकर के इक्वल होंगे, वो हमें नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी पूरे ग्राफ की। तो मैक्सिमम तो यहाँ पर आ रहा है x इज इक्वल टू 2 पर। अब आप x को 2 रखोगे तो fx कितना आ जाएगा हमारे पास? 14 टू 28 या फिर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 32 से भी 28। तो f ऑफ 2 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 28। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, find the area of the region bounded by mod x minus 5 plus mod y minus 8 is equal to 12। इसके लिए आपको कुछ ग्राफ वगैरह ड्रॉ नहीं करना, बस एक स्टैंडर्ड पॉइंट नोट डाउन कर लो, नोट बना करके आप लिखना। अगर आपके पास में mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 2 या 3 जो भी, लेट से इज इक्वल टू k, ये है, तो इसका ग्राफ क्या बनता है? इसमें आपको 4 लाइंस बनानी है बेसिकली। फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां पर x पॉजिटिव y पॉजिटिव होता है, वहां पर ये ग्राफ बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू k का ग्राफ। इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो मोड x x के बराबर होता है, इफ y इज ग्रेटर देन 0 तो मोड y y के बराबर होता है। इफ x इज लेस देन 0 तो मोड x बन जाता है माइनस x, और यहाँ पर y तो पॉजिटिव रहता है तो प्लस y इज इक्वल टू k। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के का ग्राफ आपको बनाना होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू के का ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। मोड x की डेफिनेशन आप जानते हैं, मोड x इज इक्वल टू x इफ x इज पॉजिटिव एंड मोड x इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज नेगेटिव। तो जो ग्राफ बनता है ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ग्राफ हमारा बन जाता है। और इसका जो सेंटर होता है ओरिजिन पर 0,0 पर। ये जो ग्राफ है वो एक स्क्वायर की शेप है, स्क्वायर शेप का ग्राफ है। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है हमारा k,0 और ये जो पॉइंट है वो है 0,k। तो बेसिकली इस स्क्वायर की साइड क्या आ जाती है? ये जो साइड आएगी वो आएगी k√2। अगर k√2 स्क्वायर की साइड है तो उसका एरिया कितना आ जाता है? मोड x प्लस मोड y इज इक्वल टू k इज अ स्क्वायर ऑफ साइड k√2, स्क्वायर ऑफ साइड k√2 इस राइट, और इसका एरिया, इट इंप्लाइज एरिया कितना आ जाएगा स्क्वायर का? उसकी साइड का स्क्वायर कर दो तो 2k स्क्वायर। बस ये आपको नोट कर लेना है। अब देखो जो गिवन क्वेश्चन में है, ये मोड x माइनस 5 प्लस मोड y माइनस 8 है, मतलब बेसिकली x को आपने रिप्लेस कर दिया x माइनस 5 से और y को रिप्लेस कर दिया y माइनस 8 से। क्या नहीं से शेप पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बस ये स्क्वायर कहीं और जाकर के बन जाएगा, ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये स्क्वायर अगर ऐसे यहाँ पर आकर के बन गया तो एरिया तो उतना ही रहेगा ना, स्क्वायर की साइड तो उतनी ही रहेगी ना, बस स्क्वायर हमारा शिफ्ट हो गया है, सिंपल। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर भी सेम वे बोल सकते हो कि मोड x प्लस मोड y इज इक्वल टू 12, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 12 का स्क्वायर, सिंपल। तो एरिया इन द गिवन क्वेश्चन कितना आ जाएगा?
2 इंटू 12 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144 का ट्वाइस 288। बस ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट होते रहता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, याद रखेंगे नोट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट कह रहा है आप फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय fx इज इक्वल टू mod x प्लस 2 कॉमा gx इज इक्वल टू mod x प्लस 4 एंड द x एक्सिस। अब आपको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है mod x प्लस 2 का, फिर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे mod x प्लस 4 का, और आप x एक्सिस के साथ एरिया उनका जो बाउंडेड एरिया उसको फिगर आउट करोगे। तो mod x के ग्राफ से अगर आपको mod x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो आप उसको 2 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हो। fx इज इक्वल टू mod x प्लस 2 है, उसके लिए जो mod x का ग्राफ है उसको 2 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। कुछ इस टाइप से ग्राफ आ गया। फिर है हमारे पास gx इज इक्वल टू mod x प्लस 4, तो उसका 4 यूनिट्स आपने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आ गया। राइट, ये ग्राफ बन गया। ये था mod x प्लस 2 का ग्राफ और ये mod x प्लस 4 का ग्राफ। इन दोनों ग्राफ्स और x एक्सिस के बीच जो बाउंडेड रीजन है, मतलब आपको बेसिकली ये वाला रीजन फिगर आउट करना है। राइट, सिंपल। अब देख लो ये रीजन कितना आएगा। तो ये कितना है 0, -4, 0 और ये है -2, 0। राइट, और ये जो जहां पर दोनों बराबर हैं तो mod x प्लस 2 एंड mod x प्लस 4 दोनों बराबर है। x प्लस 2 इज इक्वल टू mod x प्लस 4, ये दोनों बेसिकली बराबर हैं। कहां पर होंगे, अगर आप x को बेसिकली यहाँ पर -3 रख दो, x इज इक्वल टू -3 मतलब एकदम सेंटर में। राइट, -4 -2, तो ये -3 में अगर रख दोगे तो ये बराबर आ जाएंगे। तो ये पॉइंट बन रहा है बेसिकली -3 पर वैल्यू कितनी है 1, -3, 1। सेंट्रल रीजन की वैल्यू निकाल दो, जो सेंट्रल एरिया उसकी वैल्यू निकाल दो एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला से। तो आप इसमें यूज करो राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब इसकी हाइट तो होगी ना आपके पास, ये हाइट 1 है और बेस कितना है 2, तो इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इज 2 एंड हाइट इज 1, तो एरिया कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। फाइन, तो ऐसे करके एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ग्राफ्स का ये इंपॉर्टेंस है, कई बार आपको इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछे जाते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हो। एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन आप निकाल सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम वाला आप कर सकते हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। आई होप फंक्शंस एंड ग्राफ्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरा चैप्टर है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। राइट, पूरे चैप्टर में मैंने वही चीजें डिस्कस किया आपके सामने जो कि कैट में पूछी जाएंगी। 1 ऑन टू फंक्शन पर कोई क्वेश्चन हमने सोल्व नहीं किया क्योंकि वो कैट जैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सब मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर कराए हैं। तो इतना आप कर लो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने एंड से कर सकते हैं। राइट, अलजेब्रा आज हमारा फिनिश हो गया। अब अलजेब्रा कोई टॉपिक नहीं बचा। अब हम जो नेक्स्ट टारगेट करेंगे वो करेंगे नंबर्स एंड ज्योमेट्री को, एंड ट्राई करेंगे 10-15 अक्टूबर से पहले ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।